तो चलो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 8 सब क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दिया हुआ क्या है कि आपको जो दिए हुए स्टेटमेंट्स होंगे उन स्टेटमेंट्स में से इफ़ देन को निकालना है। जाहिर सी बात है, अगर आपके स्टेटमेंट में इफ़ देन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट के बीच में लॉजिकल कनेक्टिव्स है। आपको कुछ भी करके इफ़ देन को हटाकर बाकी की चीज़ों को वापस से लिखनी है। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब यहाँ पर कोई नेगेशन का पार्ट नहीं है, यहाँ पर कोई दूसरा पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ इफ़ देन को हटाना है। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब इसको करने के लिए आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो कंडीशनल लॉ का यूज़ किया है, आज हमें उसे ही करना है, क्योंकि उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो P सिंगल इम्प्लाई Q का आंसर आता है नेगेशन ऑफ P और Q, जो कि यहाँ पर मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। बस इसी चीज़ को यूज़ करना है आज के कंडीशंस में, आज के स्टेटमेंट्स में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि हमारे क्वेश्चन में P और Q क्या होगा। तो लिख देंगे लेट P। जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव से दो स्टेटमेंट को पहचानते हैं, दो स्टेटमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन, तो इफ के बाद का और देन के पहले हो जाता है P, देन के बाद का हो जाता है Q। तो सीधी सी बात है, हमें P में क्या लेना होगा, अ मैन इज अ जज। तो लिख देंगे अ मैन इज अ जज। और हमारा स्टेटमेंट Q क्या होगा, ही इज ऑनेस्ट। तो लिख देंगे ही इज honest। Therefore सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of the given statement is। क्योंकि इफ और देन का यूज़ किया है तो सीधी सी बात है भाई, सिंगल इम्प्लाई आने वाला है। तो लिख देंगे P सिंगल इम्प्लाई Q, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एलिमिनेट करो, निकालो, इफ़ एंड देन को निकालो स्टेटमेंट में से और फिर स्टेटमेंट को दोबारा लिखो। तो हम इस सिंगल इम्प्लाई वाले स्टेटमेंट को कैसे हटा सकते हैं, इफ़ देन को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने कंडीशनल लॉ का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि P सिंगल इम्प्लाई Q इज़ इक्विवेलेंट, यानी कि इट इज़ इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और Q। यानी कि अगर नेगेशन ऑफ P और Q का यूज़ किया जाए तो वो एकदम बराबर होगा P सिंगल इम्प्लाई Q के साथ में। तो सीधी सी बात है, हमें सिंगल इम्प्लाई Q को हटाना भी है। तो चलो कंडीशनल लॉ का यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं। लिख देता हूँ वी नो दैट P सिंगल इम्प्लाई Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q। लगे तो रीज़न लिख देते हैं, कंडीशनल लॉ। अब क्योंकि
ये वाले क्वेश्चन में नेगेशन ऑफ P और Q आ रहा है, इसीलिए P वाले स्टेटमेंट में आप उस स्टेटमेंट में नॉट डालकर लिखेंगे और उन दोनों स्टेटमेंट के बीच में आप और का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक है, आप लोगों ने इसे एक्सरसाइज 1.1 में भी यूज़ किया हुआ है। इन केस आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर समझा कर दिया गया है, उसे आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें वापस से रिवाइज हो जाएगी। तो अब हमें द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, ऐसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज, अब नेगेशन ऑफ P और Q है तो P को नेगेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिख देते हैं अ मैन इज अ जज ना, तो इसके लिए आएगा क्या, अ मैन इज नॉट अ जज, अ मैन इज नॉट अ जज। बाद में बीच में और आया है और, तो हम लिख देंगे और आगे Q एज इट इज़ दिया हुआ है तो हम लिख देंगे ही इज़ हॉनेस्ट, तो लिख देंगे और ही इज़ हॉनेस्ट। याद रहे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपसे ना हो, भले ही ये लेसन मैथ्स में है बट सारा जो कंसेप्ट है वो इंग्लिश में से ही दिखाई दे रहा है मुझे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो, इफ़ 2 इज़ अ रेशनल नंबर देन √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन में भी आपको इफ़ एंड देन को एलिमिनेट करना है, यानी इफ़ देन को एलिमिनेट करना है। सीधी बात यही है कि सिंगल इम्प्लाई को हटाना है। तो घुमा फिरा के हम लोग के जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेप्स थे वैसे ही हमें वापस से करनी है। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस, मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स है जो वापस रिपीट होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ बीच के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एज इट इज़ हमने रखा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में फिर से हम क्या करेंगे, इफ़ देन को एज अ लॉजिकल कनेक्टिव देखेंगे और बचे हुए जो स्टेटमेंट है उसे लिखेंगे। तो P क्या होगा, 2 इज़ अ रेशनल नंबर और Q क्या होगा, √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। फिर आप लिखेंगे द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज़, फिर उसका कंडीशनल लॉ से उसको इक्विवेलेंट लिख देंगे नेगेशन ऑफ P और Q के साथ, क्योंकि आपको इफ़ देन हटाना है लेकिन स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं चेंज करना। इसीलिए हम लोगों ने जो लॉज पढ़े थे उन लॉ में कंडीशनल लॉ आपके लिए ज़्यादा यूज़ होगा, ज़्यादा सूटेबल होगा। तो आप कंडीशनल लॉ के तहत P सिंगल इम्प्लाई Q को नेगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हैं। इसमें ना स्टेटमेंट की मीनिंग चेंज होगी और आपका काम इफ़ देन को हटाना था वो भी हो जाएगा। तो चलो आगे हमारे रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को लिख देते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट होगा वो ऐसे लिखेंगे हम, देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज, फिर से वही बात, पहले नेगेशन ऑफ P आया यानी P वाले स्टेटमेंट को नॉट डालकर लिखना होगा। तो आप लिखेंगे 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। फिर और आया बीच में तो लिख देंगे और
और क्यू आया। क्यू का मतलब क्या है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट को दोबारा से रिपीट करना होगा। तो लिख देंगे √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हो गया। ये लेसन के जो ये क्वेश्चंस है सब टिपिकल क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये लेसन बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है एंड इस लेसन को अच्छी प्रैक्टिस अगर आप कर देते हो तो यहाँ पर मार्क्स जाने जैसे ये लेसन नहीं है। इसे अच्छे से कंप्लीट करो, अच्छे से कंसेप्ट को सीख कर लो और इसे बेहतर प्रैक्टिस करते चलो घर पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो और उसके बाद आगे के क्वेश्चन को जाते हैं। तो चलो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को जाते हैं। आई होप आपको सारे समझ में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस ठीक से कर पा रहे हो आप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ f(2) इज इक्वल टू 0 देन f(x) इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ये क्वेश्चन में फंक्शंस दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन करना वही है। फिर से हम इफ़ देन को देखेंगे। इफ़ देन को छोड़कर जो बचे हुए सेंटेंस दिखाई दे रहा है वो हमारे लिए स्टेटमेंट होगा। उसे हम P और Q ऐसा समझ कर लेंगे। तो चलो लिख देते हैं P की जगह पर, यानी P के स्टेटमेंट में f(2) इज इक्वल टू 0 और Q हो जाएगा हमारा f(x) इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, ठीक है। फिर आगे की सारी चीज़ें सेम ही होगी। आप फिर से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे जिसमें दोबारा P सिंगल इम्प्लाई Q आएगा क्योंकि इफ़ देन था आपके स्टेटमेंट के अंदर। फिर आप P सिंगल इम्प्लाई Q को कंडीशनल लॉ से इक्विवेलेंट बताओगे सिंगल नेगेशन ऑफ P और Q के साथ में। अब हम लोग को रिक्वायर्ड स्टेटमेंट लिखना होगा। तो लिख देते हैं द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज़ नेगेशन ऑफ P, यानी P वाले को नॉट डालकर लिखना होगा। बट ये कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसे आप नॉट डालकर लिखोगे, तो हमें सिंपली इस इक्वल टू का साइन है इसे कट करना है। रीड करने वाले रीड करेंगे f(2) इज नॉट इक्वल टू 0, तो कहीं ना कहीं नॉट आ जाता है। और Q, तो और आ जाएगा और Q का सारा पार्ट वैसे ही आ जाएगा। तो लिख देंगे और Q क्या है, f(x) इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ये क्वेश्चन में टोटल 3 सब क्वेश्चंस थे, ये पूरे हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बड़ा ही सिंपल था, एक ही फॉर्मूला यूज़ किया और उस फॉर्मूले पर, उस लॉ पर हम लोग ने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके लिया। अब आगे के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर शुरू करते हैं। तो चलो अब हम लोग इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन अपने आप में कुछ अलग है। इस क्वेश्चन में बोला है कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द गिवन रिलेशंस, यानी आपको ये जो रिलेशन है इसे प्रूफ करना है, बट ट्रूथ टेबल का यूज़ नहीं करना है। जैसे आपने ट्रूथ टेबल बनाकर कॉलम्स को सब इक्वेट करते थे, वो सिस्टम इस बार नहीं है। अब हमें इन्हें प्रूफ तो करना है बट लॉज का यूज़ करके, वो लॉज जो आपने पहले पढ़ चुका है, जैसे कि एसोसिएटिव, कम्युनिटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव या डीमॉर्गन्स या आइडेंटिटी या कम्युनिटिव या इनोवेटिव, जो भी है, ये सारे लॉज का यूज़ करना है। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला तो काम ये होता है, आपको पता होना चाहिए, प्रूफ का फंडा ये है कि LHS और RHS को इक्वेट करना है।
अब LHS को लूँ या RHS को लूँ ये सोचना होगा। तो मेरे हिसाब से हम LHS को ले सकते हैं। LHS देखने में थोड़ा बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है और RHS थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। कैसे करेंगे, बट एक्चुअली इधर पे देखोगे ना तो डबल इम्प्लाई है, और डबल इम्प्लाई आने के वजह से वो एक अब सॉल्व करोगे तो वो ऑटोमेटिक बड़ा होता जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। याद रहे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको लॉज थरो याद रहना चाहिए। P डबल इम्प्लाई Q। अब इसे मैं बाय कंडीशनल लॉ का यूज़ करके इसे ऐसे लिख दूंगा। आप देख सकते हो P डबल इम्प्लाई Q का मतलब है P सिंगल इम्प्लाई Q एंड Q सिंगल इम्प्लाई P। तो लिख देते हैं P सिंगल इम्प्लाई Q एंड Q सिंगल इम्प्लाई P। ठीक है, और रीज़न आ जाएगा बाय कंडीशनल लॉ। ठीक है, अब ये वाला स्टेटमेंट हमने ये वाला स्टेप कर लिया। अब इसके आगे अगर आप देखते हो तो आपको सिंगल इम्प्लाई दिखाई देगा। जाहिर सी बात है कि सिंगल इम्प्लाई दिखाई दे रहा है तो आप कंडीशनल लॉ का यूज़ करेंगे। जैसे आप P सिंगल इम्प्लाई Q को नेगेशन ऑफ P और Q बोलते हैं, वैसे ही Q सिंगल इम्प्लाई Q को P को आप क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ Q और P बताएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P। इसका रीज़न लिख देता हूँ कंडीशनल लॉ। ठीक है, अब यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगानी है। कैसे लगाते हैं, P सिंगल इम्प्लाई, ये देखो P और Q, फिर ये एंड, फिर P और R, यानी कि हम ये वाले पार्ट को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न भी सुन लो। एक्चुअली हमारे दो ब्रैकेट के बीच में एंड है, बट प्रूफ करने में और चाहिए। तो ये एंड को और लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अगर आप ध्यान से देखें ना तो और दिखेगा, और वही और हमें बाहर निकालना है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं ऐसा लिखूँगा नेगेशन ऑफ P, ये वाला पार्ट, एंड नेगेशन ऑफ Q और P। इसे लगा देता हूँ एक स्क्वायर ब्रैकेट। अभी ये मैंने लिया और इसको पूरा किया। अब ये वाला पार्ट लूँगा और फिर ब्रैकेट डालकर Q एंड करके पूरा लिख दूंगा वापस, Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P। अब दोबारा हमें क्या करना होगा, अब दोबारा हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ फिर से करना होगा। तो मैं इसके आगे एक और बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, जिसमें मैं इस नेगेशन ऑफ P को ब्रैकेट के अंदर डालूंगा। बोलने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि मुझे ब्रैकेट ओपन करना है। तो अब देखो कैसे करेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर नेगेशन ऑफ P को डालना है। तो ये अंदर जाएगा नेगेशन ऑफ P, ये नेगेशन ऑफ P एंड करके ये नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, और फिर से नेगेशन ऑफ P एंड करके
पी को जाएगा, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड पी, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी, और क्यू, क्यू अंदर लेकर जाता हूँ तो क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू एंड पी, ये दोनों का ही रीज़न सेम है। इसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख सकते हैं और इसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे। चलो हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब आप देख सकते हो कि दो ब्रैकेट के बीच में हमें जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है। अब कुछ करके हमें ये ब्रैकेट को भी सेम बनाना होगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q बोला है। यहाँ पर ऐसे ही चाहिए बट नेगेशन नहीं चाहिए, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, फिर ये वाला पार्ट इसमें है। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिख दूंगा और नेगेशन ऑफ P एंड P, नेगेशन ऑफ P एंड P क्या हो जाएगा, ये अगर मान लो P को ट्रू ले लिया तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर से आपने लॉ को लिया है जिसे कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। फिर वापस से Q एंड नेगेशन ऑफ Q को दोबारा से आप फॉल्स बता दोगे और जो आगे वाला पार्ट है ना उसे आप लिख दोगे। यानी कि एक ही स्टेप में हम दो बार कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज़ कर रहे हैं। लिख देंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो चलो एक बार दोबारा से मैं बता कर दे देता हूँ, क्योंकि आगे के स्टेप लिखने के लिए जगह नहीं है तो इसे रब करना पड़ेगा। तो समझ लेते हैं कि हमने सो फार किया क्या है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन के LHS को लिया। LHS लेने के बाद क्योंकि डबल इम्प्लाई का साइन था इसलिए बाय कंडीशनल लॉ की मदद से हमने ऐसे लिख दिया। क्योंकि सिंगल इम्प्लाई था इसलिए कंडीशनल लॉ की मदद से इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। बीच वाला अभी भी सेम साइन है, ठीक है ना, बीच में एंड था अभी भी एंड है। फिर हमने क्या किया, हमने अपने स्टेप को और इस RHS को एक बार ध्यान दिया तो यहाँ पर और चाहिए बट हमें एंड मिला हुआ है, इसीलिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया, जिसके अंदर हमने क्या किया, ये नेगेशन ऑफ P को एंड के साथ ये पूरे ब्रैकेट को दे दिया। फिर और Q के साथ ये एंड लगाकर पूरा ब्रैकेट दे दिया। इससे हमारा दोनों ब्रैकेट के बीच में और तो मिल गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बाकी है। तो हम दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेंगे। इसमें ये नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q ले लेंगे, नेगेशन ऑफ P और फिर नेगेशन ऑफ P एंड P और वैसे ही आ जाएगा। फिर Q एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड P। ये कर लेने के बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ की मदद से नेगेशन ऑफ P एंड P को हम लोगों ने फॉल्स बता दिया, नेगेशन ऑफ Q एंड Q को हम लोगों ने फॉल्स बता दिया।
यहाँ पूरा करने के बाद फिर हम आगे के स्टेप को जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले यहाँ तक कर लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इसके आगे के क्वेश्चन को करते हैं, इसके आगे के पार्ट को करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हमें प्रूफ करना है ये पार्ट और हमें यहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं। अब इसके आगे के स्टेप को देखो। तो सबसे पहले आप ये ब्रैकेट को और क्यू और एफ यानी फॉल्स के साथ और कर रहे हो। तो आपने यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ में देखा है कि अगर आप किसी भी पार्ट को और करते हो फॉल्स के साथ तो वो कंप्लीट पार्ट हमें दोबारा मिल जाता है, यानी कि कुल मिलाकर ये वाला पार्ट दोबारा हमें मिल जाएगा। आगे फिर से फॉल्स को आप इसके साथ कर रहे हो तो इसका मतलब एक ही हो गया, फॉल्स और पी या पी और फॉल्स, आंसर दोनों के अनुसार पी मिलने वाला है। तो हम इस पर आइडेंटिटी लॉ का यूज़ करेंगे। तो चलो, तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये वाले पार्ट पर सीधा आइडेंटिटी लॉ लगेगा। इससे ये जो हमारा ब्रैकेट है वो एज इट इज़ हमें मिल जाएगी और फॉल्स गायब हो जाएगा, बीच वाला पार्ट वैसे ही और फिर से आगे का पार्ट वैसे ही। इसे हम लोग आइडेंटिटी लॉ बोलेंगे। आइडेंटिटी लॉ। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे जो रिक्वायर्ड RHS है उस रिक्वायर्ड RHS में ये ब्रैकेट के अंदर नेगेशन नहीं चाहिए और इस ब्रैकेट के अंदर नेगेशन चाहिए। मुझे साइन वगैरह सब बराबर है, यहाँ पर भी एंड, यहाँ पर भी एंड, इसमें भी एंड है, इसमें भी एंड है, यहाँ पर और है, यहाँ पर भी और है, सारी चीज़ें ठीक है, बस यहाँ नेगेशन और यहाँ नेगेशन नहीं है ना। तो इसे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के तहत उल्टा थोड़ा सा लिख देंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार इसे मैं उल्टा लिख दूंगा तो ये हो जाएगा, मतलब इस पार्ट को पहले और उस पार्ट को बाद में। तो ये हो जाएगा P और एंड Q और ये वाले पार्ट को बाद में लिख देता हूँ, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q लिख देता हूँ कम्यूटेटिव लॉ। वैसे कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ चीज़ों को उल्टा करता है, जैसे P एंड ऐसा, जैसे P एंड P हो Q हो तो कम्यूटेटिव लॉ से वो Q एंड P हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है। तो हमारे इस स्टेप में भी हमें सिर्फ उल्टा ही तो करना था, पहले से ही सारी चीज़ें तो ठीक थी। यहाँ पर नेगेशन नहीं चाहिए, यहाँ पर नेगेशन नहीं था, यहाँ पर नेगेशन चाहिए, यहाँ पर नेगेशन था, बस इसे उल्टा कर दिया और लिख दिया कम्यूटेटिव लॉ और इसी के साथ हमें हमारा RHS यानी रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ठीक है, तो हमें LHS और RHS सेम सेम मिल गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जाते हैं। क्या है भाई? तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप देख सकते हो, फिर से वही आपको LHS और RHS को इक्वेट करना है और आपको अपने लॉस का यूज़ करना है इन सारे काम को करने के लिए। ये क्वेश्चन में मैं LHS को लूँगा, वैसे भी आप समझ सकते हो कि RHS में P को लेकर हम इतना बड़ा तो नहीं कर सकते कुछ, तो हम LHS को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये तो आपका LHS है। अब इस LHS को ध्यान से देखो और इसमें ये वाले पार्ट को एनालाइज करो, ये वाला पार्ट। इसमें इतना भाग
सेम है, ये अलग है। Q एंड नेगेशन ऑफ Q, मतलब Q और नेगेशन ऑफ Q अलग है, बाकी P और सेम है। तो इस पर क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करोगे। कैसे करोगे, तो जैसे आपने यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जब आपका ये वाला पार्ट सेम था, देखो ध्यान से, हाँ समझ नहीं आएगा वरना, अगर P और सेम था तो आपने उन्हें सेम इधर पे ले लिया, देखो ध्यान से, P और फिर जो बचा हुआ पार्ट था उसे आपने Q एंड करके R लिख दिया। यानी कि कुल मिलाकर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो, ये दोनों ब्रैकेट में P और सेम था, इसीलिए हमने P को अलग रखा और Q बचा हुआ पार्ट हमने ब्रैकेट में डाल दिया एंड R। वैसे ही यहाँ पर भी, तो इस पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। यहाँ पर P और सेम है, P को सेम कर दूंगा और बचे हुए पार्ट को मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा, Q एंड नेगेशन ऑफ Q, रीज़न लिख दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बार फिर से ये स्टेप को समझ लो, क्योंकि ठीक से नहीं समझे तो फिर बाय हार्ट करने का टाइम होगा। अब यहाँ पर अगर मैं LHS देखूँ तो LHS के दोनों ब्रैकेट में मेरा P और सेम है, और ये P और को मैंने सेम लिखकर जो बचे हुए पार्ट है उसको लिख दिया। इसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं ना। जैसे आप क्वेश्चन में देखो, इस पार्ट को ऐसे लिखते थे तो मैंने इस बार उल्टा कर दिया, वैसे को ऐसा लिख दिया, ठीक है। चलो अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो Q एंड नेगेशन ऑफ Q है, तो Q एंड नेगेशन ऑफ Q में कैसे आप लिखते थे, कॉम्प्लीमेंट लॉ में। जब और आता है तो ट्रू आता है, एंड आता है तो फॉल्स आता है। इस केस में एंड है इसलिए फॉल्स आएगा, तो लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ के मदद से इस पार्ट को फॉल्स, और इधर रीज़न लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब आप आइडेंटिटी लॉ को ध्यान से देखो। आइडेंटिटी लॉ में देखो P और फॉल्स, इसका आंसर क्या है, P। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, P, और वही तो प्रूफ करने का था। यानी कुल मिलाकर हमें हमारा RHS मिल गया। बस यहाँ रीज़न लिख देंगे आइडेंटिटी लॉ। एक बात याद रखना, आपको लॉ का नाम आप जो यूज़ कर रहे हो ना उसका रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीज़न नहीं लिखोगे ना तो पूरे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे के क्वेश्चन को जाते हैं, ठीक है। चलो तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको LHS और RHS को प्रूफ करना है। इस पूरे पार्ट में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 3 अलग अलग ब्रैकेट्स हैं जिनके अंदर एंड है, और तीनों ब्रैकेट के बाहर मतलब बीच बीच में और दिखाई दे रहा है। जबकि आपको प्रूफ करना है P और Q, इतने बड़े पार्ट से इतने छोटे पार्ट को लाना है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से हम कुछ लॉस का यूज़ करेंगे और उन लॉस की मदद से इसे प्रूफ करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा LHS में ये जो पार्ट है इसे दोबारा से लिख दूंगा। ये तो मैंने LHS वाले पार्ट को दोबारा से लिख दिया। अब हम लोगों को इसके आगे कुछ सोचना पड़ेगा, तो क्या करें। तो अब हम लोगों को कुछ इसमें से सिमिलैरिटीज़ निकालनी पड़ेगी, कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना तो है। तो मैं एक चीज़ अगर ध्यान से देखूं, अगर मैं ये वाले नेगेशन को उठाकर ये वाले पार्ट पर भेज दूं
तो मेरा P एंड और इधर पे भी P एंड सेम हो सकता है, और उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे हो सकता है। तो चलो कुछ यही सोचकर मैं कम्यूटेटिव लॉ से चलता हूँ। तो कम्यूटेटिव लॉ से ये नेगेशन को Q के पास भेज देता हूँ और इस Q के नेगेशन को P के पास भेज देता हूँ। ठीक है, एक ही स्टेप में 2 बार नेगेशन का इंटरचेंज करने वाले हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ नहीं होगा, एज इट इज लिखना है। तो ये हो जाएगा P एंड Q, और नेगेशन दूसरे बाजू जाएगा, वैसे ही नेगेशन इस बाजू हम लोगों को भेजना होगा, और रीजन लिख देंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। चलो, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे। P एंड कॉमन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लॉ के तहत हम इसे ऐसे लिख देंगे, P एंड, जो कॉमन था उसे बाहर ले लिया, फिर ब्रैकेट में बचा हुआ पार्ट। तो क्या क्या बचा है भाई, Q बचा है, और बचा है, और नेगेशन ऑफ Q बचा है, उसे लिख देंगे। लगे तो इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचे हुए पार्ट को एज इट इज़ लिख देते दोबारा। ठीक है, कुछ आगे तो बढ़ गए। अब इसका रीज़न भी लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन अब इसके आगे करें क्या, तो फिर ध्यान से देखो, Q और नेगेशन ऑफ Q आ गया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट लॉ आ गया। जैसे आप कॉम्प्लीमेंट लॉ में कैसे करते हैं, जैसे Q और नेगेशन ऑफ Q, यहाँ पर देखो P और नेगेशन ऑफ P का क्या आया, ट्रू आया। इसी हिसाब से ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करेंगे, और अगर आप कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करते हो तो उसके अगले स्टेप में आपको आइडेंटिटी लॉ भी यूज़ करनी पड़ेगी। खैर, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर रीज़न लिख देता हूँ। आपका रीज़न क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ के तुरंत बाद हमें आइडेंटिटी लॉ भी यूज़ करनी पड़ती है। क्यों, P एंड ट्रू, P एंड ट्रू। यहाँ पर देखो P एंड ट्रू, उसका क्या आंसर मिला, P एंड ट्रू का P। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, P। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ P, और नेगेशन ऑफ P एंड Q। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ P और Q चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ये P और को अंदर लेकर जाना पड़ेगा। जब मैं इसे अंदर लेकर जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चलो इसे अंदर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा P और नेगेशन ऑफ P एंड P और Q। ठीक है, तो ये वाले स्टेप को आप क्या कहोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये वाले पार्ट को ब्रैकेट के अंदर लेकर गए। तो एक बार P और को नेगेशन P के साथ लिया, फिर एक बार P और को Q के साथ लिया।
ये वाला जो पार्ट था वो बीच में आ गया, ठीक है। अब P और नेगेशन ऑफ P, दोबारा से हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ की तरफ देखते हैं। तो P और नेगेशन ऑफ P क्या है, ट्रू, यानी कि इस केस में भी पहला वाला ब्रैकेट P और नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ट्रू, जिसमें हम क्या लिखेंगे रीजन में, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। तो चलो, तो ये हो जाएगा ट्रू एंड P और Q, रीजन में लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोगों को इसमें ये वाला ब्रैकेट सिर्फ चाहिए ना, P और Q चाहिए ना, P और Q। तो मैं अगर ट्रू ये इधर देखूं, मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि कॉम्प्लीमेंट लॉ के तुरंत बाद आइडेंटिटी लॉ यूज़ करनी पड़ती है। तो मैं इस वाले पार्ट को आइडेंटिटी लॉ में ढूंढता हूँ। तो मैं थोड़े देर के लिए अपने ये वाले ब्रैकेट को P से रिप्रेजेंट करता हूँ, कुछ देर के लिए P रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो देखते हैं ट्रू एंड P क्या है। तो देखो, ट्रू एंड P या P एंड ट्रू, दोनों को सॉल्व करके P मिलता है। हमारे इस केस में भी हमने इस पूरे ब्रैकेट को P कंसिडर किया है और P एंड ट्रू, तो अभी आपने देखा कि P मिलता है, यानी कि हमें पूरा ब्रैकेट मिल जाएगा, जो भी हमें मतलब जो लाना था वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा P और Q, ठीक है। इसका रीज़न आ जाएगा क्या, इसका रीज़न आ जाएगा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। और इसी के साथ हमारा LHS और RHS प्रूव हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन की समरी दे देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो एक्चुअली हर स्टेप, पहले स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसे आएगा वो समझ में आ जाता है सॉल्व करने पर। सिर्फ लॉस की थरो नॉलेज होनी चाहिए आपको। सबसे पहले आपने LHS लिया, ऑब्वियस सी बात है कि आप RHS को, इतने छोटे वाले पार्ट को इतना बड़ा तो नहीं बना सकते, तो आप LHS लिए। LHS लेने के बाद क्योंकि अब आपको आगे भी बढ़ना है, इसीलिए ये नेगेशन पार्ट को आपने उस तरफ भेज दिया। इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि आपको कुछ कॉमन निकल सकती थी ना, आपको कॉमन निकालना था, इसीलिए आपने नेगेशन को दूसरे बाजू भेज दिया। और यहाँ पर भी नेगेशन को P के साथ ले लिया, क्योंकि फिर से आगे जाकर उसका यूज़ हमने करनी थी। तो एक ही क्वेश्चन में हमने दो ब्रैकेट्स पर कम्यूटेटिव लॉ का यूज़ कर दिया, जिससे एक हमें शुरुआत मिल गई। शुरुआत मिलने के बाद हमने P एंड, दोनों ब्रैकेट में से P एंड को कॉमन निकाला। इस ब्रैकेट में P एंड कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि वो नेगेशन ऑफ P है, ठीक है ना। तो P एंड को ब्रैकेट में कॉमन निकालने के बाद बचे हुए टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में डाल दी और ये एज इट इज़ कॉपी कर लिया, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल दिया हमने। फिर ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट को कॉम्प्लीमेंट लॉ की मदद से ट्रू बता दिया, एज इट इज़ कॉपी हो गई। फिर ये वाले पार्ट को आइडेंटिटी लॉ से P बता दिया, एज इट इज़ कॉपी हो गई। फिर इसको अंदर लेकर गए विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये पार्ट को अंदर लेकर चले गए। अंदर ले जाने के बाद हमने ये वाले पार्ट को कॉम्प्लीमेंट लॉ से ट्रू बता दिया, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी कर लिया, एंड ट्रू मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज़, वो जो सेम थिंग था हमारा लिख दिया हमने, और फाइनली प्रूव हो गया। तो इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब अगले क्वेश्चन को जाते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो चलो हम लोग इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन को करते हैं। और ये एक्सरसाइज का ये जो आखिरी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सिंपल है, देखने में ज़रा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं। हम स्ट्रेट अवे LHS ले लेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे और प्रूफ कर देंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझना है। ले लेते हैं LHS, तो ये हो जाएगा P और नेगेशन ऑफ Q, सिंगल इम्प्लाई P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब अगर ये वाले पूरे पार्ट को आप ध्यान से देखें तो ये वाले पार्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, नेगेशन ऑफ P सिंगल इम्प्लाई Q, यानी कि ये वाले पूरे पार्ट को आप P कंसिडर कर लो,
ये वाले पूरे पार्ट को आप Q कंसिडर कर लो। तो अब ध्यान से देखो, नेगेशन नेगेशन, P P, सिंगल इम्प्लाई Q Q। तो नेगेशन ऑफ P सिंगल इम्प्लाई Q का आंसर क्या है? P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये आपने पहले कर रखा है, जब आप नेगेशन कर रहे थे स्टेटमेंट्स के, तो उस वक्त आपने सीखा था। तो बस यही लॉजिक का यूज़ करना है और फाइनली हमें आंसर लिखना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके आगे के स्टेप में इसे लिख दूँगा, मतलब ये वाले पार्ट को सिंपली फर्स्ट ब्रैकेट एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट। जहाँ पर रीज़न मेरा जाएगा वो सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला है नेगेशन ऑफ P सिंगल इम्प्लाई Q इज इक्वल टू P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है। अब आप ये वाले पार्ट पर यानी ब्रैकेट के साथ नेगेशन है, इसीलिए डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो चलो देखते हैं। हमारा ये पहला वाला ब्रैकेट तो आ चुका है, एंड भी आ चुका है, बस ये सेकंड वाले ब्रैकेट में डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले स्टेप की तरफ। तो अगला वाला स्टेप, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़, एंड भी वैसे ही रखेंगे। इस नेगेशन को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, तो ये नेगेशन अंदर जाने पर P के साथ नेगेशन लग जाएगा, ये नेगेशन एंड को और बना देगा, ये नेगेशन अंदर जाने पर ऐसा दिखाई देगा। और रीज़न लिख देंगे डी मॉर्गन्स लॉ। फिर अब ये दोनों नेगेशन को एक साथ लाया है हमने, इसे कट कर देंगे, जिसका रीज़न आएगा इन्वोल्यूशन लॉ। तो चलो फाइनली फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ एंड नेगेशन ऑफ P भी वैसे ही आएगा और भी वैसे ही आएगा। ये नेगेशन आपस में कट हो जाएंगे, तो फाइनली आंसर मिल जाएगा Q और इसका रीज़न आ जाएगा इन्वोल्यूशन लॉ। ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट। तो इसे हम लोग इधर लिख देंगे इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। इसी के साथ हमारा ये लेसन का ये प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को अगले दिन यानी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे, शुरू करेंगे, और स्टार्ट में कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट भी आएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है।